हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से आप सभी का एसएल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज हम सभी क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होगी, उन सभी चीज़ों को जो है हम लोग जानेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आज फर्स्ट लेक्चर में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्यों हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जरा से इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो है वो चार्ल्स मैसन साहब ने वो लोगों यानी कि अपने वो मैसेज में यानी कि उसकी मैसेज दिए लोगों को, इसके बारे में सबको बताया। तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक है कनिंघम साहब ने इसका एक सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है कि वहां से जो भी पुरातत्व जो संबंधी वस्तुएं प्राप्त हुई, उसके आधार पर कार्बन C14 जो नवीन परिष्करण यानी कि जो उसके आयु ज्ञात करने का जो नवीन पद्धति है, उसके अनुसार हम लोग पता कर पाते हैं कि यह जो सभ्यता है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में रही होगी। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे मत हैं और मत के अनुसार हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो कुछ लोगों का मानना है कि वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक जो है वो अस्तित्व में था। और इसका विस्तार जो है वो लगभग 2-3 देशों में हम लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान। ये सब एक विस्तृत अब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया था। अब देखो, ये जो आपको हम बता रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता की आकृति है। और इसमें देखो यहाँ पे इसका सूतकांगीडोर, मांडा, इधर में लोथल, इन सबको अगर हम लोग मिला दें तो लगभग ये क्या है कि एक त्रिभुजाकार आकृति देती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी, अगर कभी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार की थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? उसको त्रिभुजाकार देंगे। क्या जवाब देंगे? त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई जो करवाने का काम लिया था, उनका नाम था दयाराम साहनी। अब दयाराम साहनी जी ने, चूंकि जितने भी सिंधु, देखो जितने भी इसमें से जितने भी शहर बसे हुए हैं, यह एक शहरीय सभ्यता थी यानी कि नगरीय सभ्यता। तो ये सभी जो है ना वो इंडस नदी अर्थात सिंधु नदी के तट पर स्थित थे, लगभग सभी। और जो भी बाकी थे वो उसकी सहायक नदियों के जो है वो बगल में शहर जो है वो बसे हुए थे। जैसे हड़प्पा रावी नदी जो कि अभी पाकिस्तान में है, उसी तरह से मांडा चिनाब नदी पर है। फिर आपका जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा? सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पे हड़प्पा के विकसित होने से पहले यहाँ पे अन्य संस्कृतियां भी वजूद में थी। इसके प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे कि प्राचीन काल से संबंधित भी वस्तुएं मिलते हैं हम लोगों को, है ना। जैसे कि आपका ब्रुजहोम में कश्मीर का ब्रुजहोम जो है, वहां से हम लोगों को क्या मिला था? गर्तावास मिला था ना। तो गर्तावास अब ये बहुत पुरातत्व है। तो उनसे पहले हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के विकास से पहले लगता है कि वहां पे कोई ना कोई संस्कृति रही होगी, जिसके बाद यह संस्कृति बढ़ी और यह एक शहरीय यानी कि विश्व के सबसे पहले नगरीय कोई सभ्यता थी, तो वह हड़प्पा सभ्यता थी। लेकिन प्रारंभिक हड़प्पा, ये देखिए यहाँ पे प्रारंभिक हड़प्पा और जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसमें दोनों में जो है वो हम लोग को अंतर देखने को मिलता है। क्या अंतर देखने को मिलता है? जैसे देखिए यहाँ पे जो प्रारंभिक हड़प्पा थी उसमें लोग पशुपालन, शिल्पकारी से तो परिचित थे, लेकिन वहां पे हम लोग को कोई बड़ी इमारत देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर हम लोग जो नगरीय हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बड़े बड़े आपको
इमारत देखने को मिलेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, स्नानागार है, ये सब आपको देखने को। चलिए आगे हम लोग जानते हैं जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जहाँ एक और हम लोग को जहाँ पे अनाज के दाने, जैसे कि आपका गेहूं, जौ, जो वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल थी। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। इन सब के अतिरिक्त वहां से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? चना, सफेद चना, तिल, बाजरे के दाने जो गुजरात के हड़प्पा स्थल से पाए गए थे। उसके अलावा वहां पे हम लोग को पशुओं की अस्थियां, जैसे कि भेड़, बकरी, सुअर आदि के हम लोग को जो है वो अस्थियां प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ जो वराह, जो एक प्रकार का जंगली सुअर होता है, घड़ियाल, इनके भी अस्थियां वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इनसे स्पष्ट क्या होता है कि वो पशुपालन भी किए करते होंगे। और साथ ही साथ जंगली सुअर मिलने का मतलब है कि वो जंगल में रहने वाले जीवों का शिकार भी करते होंगे। अब देखो, इससे स्पष्ट होता है चावल के दाने और जानवरों के अवशेष। तो ये दोनों स्पष्ट क्या करता है? पहला तो वो कृषि के लिए वो जानते थे, कृषि से परिचित थे, और इसका प्रमाण हम लोगों को मिलता भी है कई कई जगह से। जैसे यहाँ पे देखिए, कृषि प्रौद्योगिकी में क्या है कि वो जिस प्रकार से उनके मोहर में मृण मूर्तियां बनाई गई है हड़प्पा सभ्यता के लोग, उससे लगता है कि वो बैल से परिचित थे, और संभवतः वह खेतों को जोतने के लिए उन्हीं बैलों का इस्तेमाल करते होंगे। देखिए, वही बैल का जो है वो इस्तेमाल करते होंगे। अब बनावली में एक प्रकार की जो है वो हल का प्रतिरूप हम लोग को प्राप्त हुआ है। क्या चीज प्राप्त हुआ है? हल का प्रतिरूप। देखो, जो मिट्टी का बना हुआ था। और कालीबंगा जो नामक स्थल है ना, कालीबंगा जो नामक स्थल है, वहां से हम लोग को क्या है कि हल की रेखाएं, यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये हल की रेखाएं जो है ना, वो दो समूह में है। एक है जो देखिए पूर्व पश्चिम, मतलब जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में इस तरह से है, और दूसरा पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि ये लोग हो सकता है कि एक ही समय में दो प्रकार की फसलों को उगा लेते होंगे, संभवतः ऐसा माना जाता है। और वहीं हम लोग दूसरी तरफ अगर बात करें तो अफगानिस्तान का जो सोतुगई स्थल है ना, वहां से नहर का अवशेष मिलता है कि जो देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है, मिस टाइपिंग हो गया है पे, देखो ये नेहरू लिखा गया है। तो अफगानिस्तान का जो सोतुगई है, वहां से हड़प्पा की, मतलब यहाँ पे क्या है कि नहर के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे लगता है कि वो सिंचाई से भी परिचित थे, और सिंचाई के लिए संभवतः नहरों का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन हमारे जो राज्य हैं, हमारे जो पंजाब और सिंध है, या फिर पाकिस्तान के जो ये राज्य हैं, यहाँ पे उस तरह का जो है पाकिस्तान के जिलों में वैसा देखने को मिलता नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा में हम लोग को एक तालाब का साक्ष्य मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पे लोग जो है वो कृषि के लिए शायद तालाबों में पानी इकट्ठा करने का काम करते होंगे, यानी कि पानी को इकट्ठा करते होंगे। और देखिए, मोहनजोदड़ो में एक ऐसी अवतल चक्की प्राप्त हुई है, एक ऐसी अवतल चक्की प्राप्त हुई है जो संभवतः अनाज पीसने के काम आता होगा। अब देखो ये किस तरह का था। एक तो ऐसे करके अवतल पत्थर था, उसके ऊपर में उत्तल पत्थर रख करके संभवतः इसमें जो है वो अनाज के दाने डाल करके इसमें पिसाई की जाती होगी। समझ गए ना? अब देखो, हम लोग थोड़ा सा आप जानते हैं मोहनजोदड़ो के शहर के बारे में। और यह एक नियोजित शहर केंद्र था, यानी कि हम लोग भले ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, क्या सबसे बड़ा शहर, अगर सबसे बड़ा कोई शहर था तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो। और यह मोहनजोदड़ो सबसे मशहूर पुरा स्थल था। हम लोग मोहनजोदड़ो के विषय में अगर बात करें तो इसको दो भाग में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला भाग जो कहलाएगा वो दुर्ग होगा, और दूसरा भाग जो है वो निचला शहर होगा। तो दुर्ग क्या है कि दुर्ग जो है वो
ऊंचा होता था, ऊंचे स्थल पर इसको बनाया जाता था, जो कि पश्चिम इलाके में बनाए जाते थे। आगे हम लोग इसका चर्चा भी करेंगे। देखिए यहाँ पे ये देखिए फिगर जो है वो मोहनजोदड़ो की है। तो यहाँ पर देखो ये वाला इलाका जो है ये क्या है, दुर्ग है। और वहीं ये नीचे का जो ये यहाँ से यहाँ तक जो स्थल आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये निचला शहर है। ये दो प्रकार से होते थे, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। अब देखो पूरे जो ये शहर है ना, इसमें क्या किया गया था, किलेबंदी की हुई थी। ये देखो निचला शहर भी यहाँ पे किलेबंदी किया हुआ है। और इसमें ऊपर के शहर को तो किलाबंदी किया ही गया है। और इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि इसको निचले शहर से अलग रखने के लिए संभवतः यहाँ पे जो है वो क्या किया गया था, किलेबंदी की गई थी। और इसमें किलेबंदी क्यों की गई थी, ताकि यहाँ पे जो है वो आक्रमण से इन लोगों को सुरक्षा मिल सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन सब में जो है ना, जितना भी आपको हम अपने इसमें भवन दिखाएं, उसमें जो भी ईंटें लगे हुए थे लगभग समान अनुपात के लगे हुए थे। ठीक है, और इनकी जो बस्ती की निर्माण योजना थी, हम लोग को लगता है कि सबसे पहले इसकी योजना बनाई होगी और योजना के बाद योजना के अनुरूप कार्य किया होगा, तभी इतना सुंदर ढंग से कोई इस प्रकार का शहर विकसित कर सकता है। अन्यथा इस तरह का जो है विकास करना संभव नहीं है। अब देखो इन सब से पता क्या चलता है कि बस्ती के निर्माण की योजना बनाई गई, उसके अनुरूप कार्य किया गया। अब धोलावीरा और लोथल ऐसे स्थान हैं जहाँ पे सभी स्थानों पर जो है सभी बस्ती किलेबंदी की हुई थी। लेकिन लोथल लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ पे किलेबंदी नहीं किया हुआ था। उसका निचला जो शहर था ना, उसका निचला शहर किलेबंदी नहीं किया गया था। अब देखो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं, उन्होंने 1875 में सबसे पहले एक रिपोर्ट बनाई थी। लगभग हड़प्पा सभ्यता के विषय में ऐसा कहा था उन्होंने, हड़प्पा शहर के बारे में, कि इसको ईटा चुराने वाले लोग, यहाँ के ईंटे इतने अच्छे थे उस समय के, लगभग 2000 साल पहले के ईंटे आज भी सुरक्षित हैं। तो ईंटे की चोरी करने वाले लोगों ने इतना बुरी तरह से इसको नष्ट किया कि उस जितना ईंटा चोरी हुआ उसे से 100 मील तक कम से कम पटरी बिछाई जा सकती थी। अब देखो ये हड़प्पा सभ्यता में नालों का जो निर्माण, सॉरी मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण किस प्रकार से होता था। देखिए यहाँ पे नाले हो या गलियां हो, एक भी एकदम इसको क्या कहते हैं, एकदम सुंदर ग्रिड पद्धति से जो है इसका निर्माण किया गया था। और वे दोनों गलियां हो या नालियां हो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एकदम इस प्रकार से समझ लीजिए, ग्रिड पद्धति के अनुसार ऐसे करके सभी एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जितने भी बनाए गए थे उसके शहर, सड़क एवं नालियां। अब थोड़ा चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा गृह स्थापत्य के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे देखो कि मोहनजोदड़ो से जो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, यहाँ का जो घर बनता था, इसके जो दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। और कई घर ऐसे भी मिले यहाँ पे जिसमें कुओं का निर्माण था, और कुआं जो था वो रोड से, मतलब उसके जो मुख्य दरवाजे होते थे, मतलब जो सड़क होते थे उससे लगे हुए थे, ताकि जो है वो राहगीरों को भी जल मिल सके। मोहनजोदड़ो का जो यहाँ पे है ना गृह स्थापत्य की अगर हम लोग बात करें, तो इससे प्रमाण मिलता है कि इन लोगों का हाई डेवलप जो है वो भवन निर्माण की जो है वो प्रमाण मिलता है हम लोगों को। ये लोग उच्च क्वालिटी के, मोहनजोदड़ो के लोग या हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो उच्च कोटि के जो है वो भवन निर्माण करवाते थे। और उनके जो है वो भवन की विशेषता होती थी कि उसमें जो है वो देखिए कई तरह के वो खिड़की दरवाजे को वो सब नहीं रखवाते थे, वो एकांतवास को ज़्यादा महत्व देते थे। इन सब के अलावा वह
ऐसा घर बनवाते थे कि मुख्य दरवाजा से आंगन नहीं दिखना चाहिए, एकदम सीधा सीधा नहीं दिखा जा सकता, ऐसा है। और उसके बाद प्रत्येक घर में जो है वो ईंटों के फर्श से बना हुआ, ईंटों से बना हुआ एक स्नानागार होता था, और यह मुख्य सड़क से जुड़ी हुई होती थी। उसकी जो नली होती थी स्नानागार की, वो मुख्य सड़क से जुड़ी हुई होती थी। मोहनजोदड़ो के घर में जो है वो, कई घर में जो है वो कुओं का निर्माण का प्रमाण मिलता है, और विद्वान लोग बताते हैं कि लगभग 700 कुएं जो है वो मोहनजोदड़ो में मिले हुए थे। अब उसी में से जरा सा दुर्ग के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानते हैं। अब देखो, ये दुर्ग जो था ना, मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग था, यहाँ पे विशेष प्रकार की जो है वो विशाल स्नानागार और माल गोदाम प्राप्त हुआ है। इससे पता क्या चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो संभवतः ये जो विशाल जो स्नानागार था, इस सबका देख लो यहाँ पे विशाल स्नानागार और अन्नागार। तो स्नानागार का जो है वो प्रयोग कब करते होंगे, जब कोई सामूहिक आयोजन किया जाता होगा, या फिर कोई विशेष जो आयोजन होते होंगे उस समय। और यहाँ पे एक विशाल माल का गोदाम अर्थात अन्नागार भी प्राप्त हुआ